आज न सिर्फ हम डिफॉल्ट से निकल आए हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम आलमी इदारे वो खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं यानी शिकस्त और रेख से निकलकर इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं। आज इदारे भरपूर तौर पर हम एक ही कश्ती के सवार हैं। वी आर वॉकिंग इन यूनिजन। ये गलत कहते हैं ये लोग कि महंगाई कम हुई है। महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन पहले 38% बढ़ रही थी एक साल में, अब सिर्फ 3% कह रहे हैं कि इस महीने बढ़ी है। अगर 2.3 लाना बहुत अच्छी बात है तो 38 ले जाना भी बुरी बात है ना। वो शाखान अब्बासी साहब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जहाज लेकर वो 1.5 घंटे की फ्लाइट पे चले गए। उधर जाके फिर इन्होंने जहाज वापस भेज दिया, फिर वहां से वो उम्रे पे तशरीफ ले गए। वहां से इन्होंने बताया कि अब मैं यहाँ से लंदन जा रहा हूँ, मैं कमर चेक करवाने। बस कोई इंटीमेशन नहीं थी, सिर्फ मीडिया पे चल रहा था। मैं जिस वक्त जहाज पे था उस वक्त शायद मुस्तफा भाई को फोन आया है ना, और उनको भी 11th आवर में पता लगा था। वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है और ज्यादा बेहतर होगा कि ये सवाल जो है वो वहाँ से उसका जवाब आए। मुझे उसकी डिटेल नहीं पता कि उन्होंने किन बुनियादों पे उनको चूज किया। ये एब्सोल्यूट प्लेजर और राइट होता है प्राइम मिनिस्टर का। जिसने भी दिया है उसको यही कहूंगा, आओ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत के हवाले से। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है। पिछले साल फरवरी में इलेक्शंस हुए थे। 8 फरवरी भी जब आया तो हमें बताया गया पहले कि हुकूमत की कामयाबियां क्या है, मगर फिर शायद बाद में किसी को ख्याल आया कि 8 फरवरी को तो इलेक्शंस हुए थे, हुकूमत बाद में बनी थी। उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत की ने सेलिब्रेट किया अपना 1 साल, और आज फिर एक तकरीब हुई है जिसमें हुकूमत बता रही है कि पिछले साल में उनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, क्या कामयाबियां रही हैं। कामयाबियां तो इतनी हैं, हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ कि उन्होंने वफाकी काबीना में भी जो है उसको भी बढ़ा दिया। 13 नए वफाकी वुज़रा और 11 जो वुज़राए मुमलिकत हैं उन्होंने हल्फ उठाया। 40 से ज़्यादा हो गई है अब हमारी काबीना। सो क्लियरली एक तरफ जो हुकूमत कह रही है कि मईशत की सूरत हाल बेहतर हुई है, तो उसका हमें सबूत शायद इस काबीना के बढ़ने में भी नज़र आ रहा है। अभी तक मगर ये नहीं बताया गया कि कौन से पोर्टफोलियोज जो हैं वो किसको जा रहे हैं। ये मामला अभी भी लटका हुआ है। आज इसके अलावा जैसे हमने शुरू में भी कहा, बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ कन्वेंशन सेंटर में, हुकूमत का 1 साल मनाया गया। वज़ीर आज़म साहब ने भी वहाँ तकरीर की। उन्होंने तकरीर में एक दफ़े फिर वो किस्सा सुनाया कि मईशत को किस तरह उन्होंने बचाया है और किस तरह वो बेहतरी की तरफ उसको लेके आए हैं। उन्होंने आर्मी चीफ को भी इसमें क्रेडिट दिया, ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करने थे, मदद मांगनी थी। उन्होंने कहा कि कैसे अलग अलग भी और इकट्ठे भी हमने इस इस्तेकाम के लिए काम किया, विजिट्स की, दहशतगर्दी का भी जिक्र किया, उड़ान पाकिस्तान का भी किया। ऑब्वियसली ये तो अब जो स्टैट्स हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसमें वाज़े कमी आ चुकी है। लोग अलबत्ता ऑब्वियसली क्योंकि उनका परचेजिंग पावर जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वो इतना उसको नुकसान पहुंच चुका है, वो इतना कमज़ोर पड़ गया है कि शायद ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है या स्लो हुई है इन्फ्लेशन, इसका लोगों पर इतना असर नहीं पड़ा। बट हुकूमत इसका जिक्र कर रही है और स्टैट्स में भी हमें नज़र आ रहा है। और शायद जो IMF का डेलीगेशन इस वक्त आया हुआ है जिससे गुफ्तगू भी होगी, मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तानी हुकूमत के, तो वहाँ भी इससे जो है सूरत हाल बेहतर होगी या एटलीस्ट आसान होगी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। अगली ट्रांच के लिए ये गुफ्तगू जारी है। सियासी महाज पे भी हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो जहां हुकूमत बहुत मजबूत नज़र आ रही है हमें, वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों में अपोजिशन के एक जो सिर्फ सेमिनार थे इस्लामाबाद में, उसके लिए भी हुकूमत हम कह सकते हैं बहुत मुश्किल से इजाज़त दी। उसके लिए भी एक दिन जहां सियासतदान बैठे अपोजिशन के आपस में, तो दूसरे दिन उनका जो वेन्यू था उसके दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए। हुकूमत ने उसकी ज़िम्मेदारी तो कबूल नहीं की, मगर मेरे ख़्याल में तासुर तो यही है कि ये हुकूमत के कहने पे ही फ़ैसला हुआ था। मगर क्या अपोजिशन इस एक कामयाब सेमिनार के बाद आगे कुछ इफ़ेक्टिव अपोजिशन कर पाएगी, ये सवाल अब भी लोगों के जहन में बाकी है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं, सीनियर सियासतदान हैं। हम उनसे बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान। वेलकम टू द शो सर। जी ज़ुबैर साहब बताइएगा सर, हुकूमत ने तो ये अब कोई 2 दफ़े अपना जिसको हम कह सकते हैं ना कि सेलिब्रेशंस कर ली। एक 8 फरवरी को भी उन्होंने अखबारों में एड्स दे के कर लिए, उसके बाद आज भी पूरा एक इवेंट हो गया। तो सर क्या इतनी कामयाबियां हैं जितनी हुकूमत उनको सेलिब्रेट कर रही है? मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं वज़ीर आज़म का एडवाइज़र होता या उनके करीब होता तो उनको कहता कि जी इकनॉमिक टर्न अराउंड का मतलब ये होता है कि आपने अपनी इकनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू कुछ चीज़ें अचीव की हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये किया है, टैक्स कलेक्शन में आपने बहुत से ब्रेक थ्रू किए हैं, बिजली के सेक्टर में आपने इम्प्रूवमेंट किए। वज़ीर आज़म खुद आज ही की तकरीर में ये फरमा रहे थे कि वो और आर्मी चीफ उनके साथ गए हैं और जगह जगह उन्होंने पैसे मांगे हैं। IMF का उन्होंने जिक्र किया और वर्ल्ड बैंक का उन्होंने जिक्र किया। यानी कि हम जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में थे, जो कि थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो वज़ीर आज़म साहब ने खुद पहुंचाया था। 2022 के बाद से जो हालात ख़राब होने शुरू हुए थे, 2023 जून में बिल्कुल हम डिफ़ॉल्ट के दाने पे थे जब IMF आया है। और यहाँ हम 24 दफ़ा पहले आज देख चुके हैं कि डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन जब होती है तो उससे जो निकलने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो मैंने कहा आप अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ठीक करें। दूसरा तरीका ये होता है कि डॉलर्स कम होते हैं, आप IMF के पास जाते हैं, IMF आपको डॉलर्स देता है, वर्ल्ड बैंक आपको डॉलर्स देता है, दोस्त ममालिक आपको डॉलर्स देते हैं। ये मैं नहीं, जो खुद वज़ीर आज़म साहब जिस तरह से फरमाते हैं, तो आपके पास डॉलर्स की कमी ख़त्म हो जाती है और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो जाता है और आप उस सिचुएशन में आते हैं जो आजकल है, जिसको आप स्टेबलाइजेशन कहते हैं। वो कोई इकोनॉमिक अचीवमेंट के बेसिस पर नहीं होती है, वो कोई इस बेसिस पर नहीं होती है कि आपकी माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, बट फिर हुकूमत को भी तो आप तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में रहे हुए हैं, ये तो नहीं हो सकता कि इतने जो तजुर्बाकार सियासतदान हैं उनको ये मालूम नहीं है कि मईशत की हालत क्या है, अचीवमेंट क्या है, लोगों में ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है। तो व्हाई दीज इवेंट्स सर? Can I sort of explain के वजह क्या है? जी, एक तो एक्चुअली आई थिंक वज़ीर आज़म साहब जो है ना, एटलीस्ट उनकी हद तक और तकरीबन 90% जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनको बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड का मतलब होता क्या है और पैसे बाहर से आ जाएं। ये वैसे ही एक घर है जिसका बिल्कुल हालत ख़राब है, इनकम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, उसको रिश्तेदार पैसे देने शुरू हो जाएं और आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दें कि देखें जी हमने कैसे ज़बरदस्त चलाना शुरू कर दिया घर को। ये बिल्कुल है और ख़ुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं, ये तो मैं कह भी नहीं रहा। वो जब भी जिक्र करते वही तो मैं कह रहा था, अगर मैं उनके करीब होता तो मैं कहता अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात किया करें, ये ना कहा करें कि हमें वहाँ से इतने पैसे। और दूसरा तरीका आरिफा उसको देखने का ये है कि अगर वो जो दोस्त ममालिक जिनका जिक्र वज़ीर आज़म कर रहे थे, अगर वो आज पैसे अपने वापस ले लेते हैं जस्ट फॉर अ मोमेंट, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दाने पर नहीं, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बिकॉज जाहिर सी बात है आपके पास तो कुछ भी नहीं है। सो आपकी जो इकोनॉमिक सस्टेनेंस है वो तो ऑल इज मरहून मिन्नत टू दोस कंट्रीज एंड IMF। और ये हम पहले बिल्कुल सही सर उसके ऊपर फिर काबीना में भी इजाफा कर दिया, इतनी तनकीद एड्स पर हुई, काबीना में इजाफा हो गया। अभी क्या कहें सर, फिर पार्लियामेंटेरियंस को तनख्वाहें भी बढ़ा दी, सारे पार्लियामेंटेरियंस ने तनख्वाह भी बेहतर कर ली अपनी। अगर तो परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी वो जो इजाफा होने से पहले, तो फिर इजाफा करने की क्या ज़रूरत थी? आप अगर वज़ीर आज़म साहब की बात मान ली जाए कि हमने 1 साल में वो करके दिखाया जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था और पूरी दुनिया तारीफ़ें कर रही है, तो फिर इतनी भारी भरकम और काबीना ऐड करने की क्या ज़रूरत थी जब उस काबीना से इतना ज़बरदस्त? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, आप मुझसे वापस सवाल पूछ रहे हैं। देखें ना, आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा मैं तो वज़ीर आज़म से पूछा था। बेसिकली ये है कि जाहिर सी बात है आपने सबको खुश करना है और आपने तमाम उन लोगों को खुश करना है। वो जाहिर है अगर जो काबीना में अभी बैठे हुए हैं उसमें 90% वो फॉर्म 47 वाले हैं, तो जो बाहर बैठे हैं उनकी भी तो डिमांड है कि भाई हमने क्या कसूर किया है,
हमें आपने क्यों नहीं काबीना में शामिल किया? हमारे से भी तो वादे किए थे, हमने भी तो बड़ी मेहनत करके, अपनी पर्सनल मेहनत करके ज्यादातर हमने फॉर्म 47 हासिल किया था, तो वाई आर वी नॉट गेटिंग अ कैबिनेट पोजीशन एंड सो ऑन? सो आई डोंट थिंक सो इससे कोई अच्छा तासुर जाएगा। और दूसरा आपने जो कहा कि पता नहीं 300%, 400%, 500% इंक्रीज किया है सैलरीज में और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में, और ये इतना ज़्यादा एक बुरा एक सिस्टम हो गया कि वहाँ तनख्वाहों में इजाफा हो गया। फिर आप लोगों की नज़रों से नहीं गुजरता, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, उनके सारे वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो मिनिस्टर वाले होते हैं, कार्स भी मिलते हैं उनको, वो PSO भी, उनकी स्टाफ भी उनको मिलते हैं, उनको ऑफिस भी मिलते हैं, उनको दूसरे पर्क्स भी मिलते हैं, सो ऑन। एंड व्हाट इज द पार्लियामेंट डूइंग एग्जैक्टली? पार्लियामेंट को जब कहा जाता है कि ये 50 बिल हैं, आज आपने ये पास करने, तो वो रबर स्टैंप कर देते हैं। जैसे सर ऐसे ना कहें, माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट ख्याल रखें, अब सुने अगले दिन पीका लग गया किसी पे, क्योंकि उसने सिर्फ इतना कहा कि ये चांद जो है ये तो 2 दिन का है, पहले दिन का नहीं है। तो ख्याल करें, ऐसी गुफ्तगू ना करें, कहीं आप भी फंसेंगे और मैं भी फंसूंगी। अच्छा, मैं आप अब मुझे नहीं पता कि आप मैं बहुत संजीदा बात कर रही हूँ। पीका किसी चीज पे भी लग सकता है आजकल। पीका तो अगर लगना हो ना, पीका एसेंशियली क्या कहते हैं कि पीका में कहते हैं कि फेक न्यूज नहीं फैलानी चाहिए, यही है ना उसके अंदर। तो सबसे ज्यादा बड़ी फेक न्यूज तो फरवरी 8 के बारे में बताई जाती है। उससे बड़ी कोई फेक न्यूज पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई है कि जी ये जो जीता हुआ नहीं है उसको कह दिया कि ये जीता हुआ है। पूरी पार्लियामेंट में आपने जाके लोगों को बिठा दिया, वो सारे आपने कहा ये सही है, और आप कह रही हैं कि जी ये फेक न्यूज ना फैलाए। फेक न्यूज से पहले, सबसे पहले तो वजीर आजम साहब आके ये कहें कि हाँ मुजरिम हूं मैं फेक न्यूज फैलाने का। अच्छा सर, ये बताएं ऑन अ सीरियस नोट, ऑब्वियसली जहां मैं अभी तक सीरियस ही बात कर रहा था सर, मैं बस अब देखे ना, समझा करे ना, नौकरी भी करनी है। तो ऑन अ सीरियस नोट सर, ऑन अ सीरियस नोट सर, वैसे तो वफाकी हुकूमत का भी साल मुकम्मल हुआ और सूबाई हुकूमतों का भी साल मुकम्मल हुआ, तो बहुत पंजाब हुकूमत की भी हम कह सकते हैं जो एड्स और गुफ्तगू हुई साल मुकम्मल होने पे, पर सर उसमें एक बहुत बात हो रही है बार बार, और वो ये कि मरियम नवाज साहिबा की या पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि हमें कि अब पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स हैं जमात के, उनमें हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। वहाँ जो किसी ज़माने में एक PMLN की पॉपुलैरिटी थी जो 2024 के इलेक्शन में हमें लगा कि हो गई है, वो फिर रिवाइव हो रही है। आई डोंट नो आप किस जाविये से कह रही हैं कि वो रिवाइव हो रही है, बिकॉज मेरे पास तो कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं दावा है। ये हुकूमत का ही दावा है ना सर, पंजाब हुकूमत का ही दावा। हुकूमत का दावा है, तो हुकूमत का दावा तो फरवरी 8 के इलेक्शन से पहले भी था। मियां नवाज शरीफ को यही कह के लाए थे कि जी वहाँ 2/3 से हम जीतेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत में जो लोग बता रहे हैं बड़े बड़े लीडर्स को, वो बिल्कुल गलत बातें बता रहे हैं। बहुत सी आपने क्लिप्स भी देखे उनके जो कि कुछ चैनल्स ने किए बाज़ार में जाके या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके, आपने देखा कितना वन साइडेड ओपिनियन था अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है सिटिंग गवर्नमेंट को कुछ समझना चाहिए कि जो लोग आगे पीछे होते हैं वो नहीं राय रखते, अवाम राय रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें मरियम नवाज ने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जिसमें किसान कार्ड है या हेल्थ कार्ड है या कोई इस किस्म के ख्वातीन के लिए कुछ कार्ड्स निकालें जिससे उनको फ़ायदा होगा। पंजाब की पॉपुलेशन तकरीबन 12 करोड़ लोग हैं। ये जो कार्ड का सिस्टम होता है ना, ये पाकिस्तान में एक अजीब कल्चर शुरू हो गया है। आप फैसले वो करते हैं जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिससे पूरे के पूरे मासेस को फ़ायदा पहुंचता है और हर तबके को फ़ायदा पहुंचता है। जो गुर्बत की लकीर से नीचे वो बाहर निकलते हैं, जो लो मिडिल क्लास है उनको भी फ़ायदा होता है, जो मिडिल क्लास है उसको भी फ़ायदा होता है। इस वक्त कोई पाकिस्तान में क्लेम नहीं कर सकता कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान में मिडिल क्लास हो या लोअर इनकम ग्रुप्स हों, बल्कि एक हकीकत मैं आपको बता दूं, चूँकि ये फरवरी 8 से मना रहे थे, अपना जश्न मना रहे थे, जो एक हकीकत है 2024 की, 1,30,00,000 लोग मज़ीद 2024 में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। वो इसलिए नीचे गए हैं और ऑल द वे उसका प्रेशर आता है, मिडिल क्लास नीचे आनी शुरू हो जाती है। बिकॉज आपने जैसे कहा था परचेजिंग पावर के हवाले से कि अगर पेस ऑफ इन्फ्लेशन स्लो हुआ है
लेकिन पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने मुझे और खर्चा करना पड़ेगा वही अशिया लेने के लिए, और मेरी इनकम बढ़ नहीं रही है। और जो कि बिल्कुल वाज़ेह है, अगर आप जीडीपी ग्रोथ को देखेंगे तो उससे पता चलता है कि वहाँ तो इनकम तो बढ़ नहीं रही है। सो एंड द अदर इंडिकेटर जो कि सबके सामने है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 10% से भी ज्यादा बढ़ गया है। सो ऑल द इंडिकेटर्स आर पॉइंटिंग आउट कि जी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी उस वक्त बढ़ेगी अगर इकोनॉमिकली पाकिस्तान ज़्यादा फाल होगा, इफेक्टिव होगा, अवाम की जेबों में ज़्यादा पैसे जाएंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने हमारा वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। 2 दिन पहले काबीना में इजाफा भी हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी शमूलियत से मुझे काबीना को, हुकूमत को और पाकिस्तान के अवाम को बेपनाह फायदा पहुंचेगा। शराइत का एक ये भी तकाजा था कि $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। दोस्त ममालिक के पास मैं गया और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर गए। आज इदारे भरपूर तौर पर हम एक ही कश्ती के सवार हैं। वी आर वॉकिंग इन यूनिजन। We are not in talking terms since more than 15-16 years. मेरे घर में कोई मैयत होती है तो हम इनको मैसेज करते हैं कि हमारे जनाजे पर फातिहा पे भी माफी। अब जब ये हार गए, अपने घर का हल्का भी नहीं जीत सके तो इनको डिच कर दिया गया। मैं कहा भी मैंने तुसी पढ़ाया ना मशीद, तो मैं सारियां गल्लां दस दियागा, तुसी मेरे नाल रल के की। जब एक सियासी हुकूमत होती है पूरी तरह तवाना नहीं होती, जब ये डिपेंडेंसी होती है तो फिर मसलतें करना पड़ती हैं, कंप्रोमाइजेस करना पड़ते हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। इसमें आपकी कोई स्वीट विल या आपकी ख्वाहिश या आपकी आजादाना मर्जी के से कहीं ज्यादा आपके कंप्रोमाइजेस काम कर रहे होते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए कि जिसके तहत आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती हो। ये हुकूमत लोगों की उमंगों की तर्जुमानी नहीं कर रही थी। हमारी डिमांड है कि फ्रेश इलेक्शन होनी चाहिए जल्द से जल्द। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम लेंगे हुकूमती मौक़िफ़। साल मुकम्मल हो गया इलेक्शंस को, फरवरी 8 को, फिर उसके बाद हुकूमत बनने को भी 1 साल मुकम्मल हो गया। आज हुकूमत ने उस हवाले से तकरीब भी की, वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, वहाँ और भी वज़रा की तकारीर हुई। इसके साथ साथ साल इतना अच्छा गुजरा है कि हुकूमत ने जो वफाकी काबीना है उसमें भी तोसी कर दी है। 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत ये ऐड हुए हैं कैबिनेट में। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ज़ुबैर उमर साहब से, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी हुकूमत की कि इकॉनमी टर्न अराउंड हो गई है तो और लोगों को शामिल करने की क्या ज़रूरत है। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिलाल अजहर कयानी साहब, वफाकी वज़ीर मुमलिकत, माफ़ करिएगा। मुबारक हो बिलाल साहब, वेलकम तो आपको कहेंगे ही सही, बट पहले मुबारक भी दे दें, आप काबीना का हिस्सा बन गए सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आरिफा साहब, बहुत शुक्रिया जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सर, अब सर पहले तो ये बताएं कि ये जो आप ऑब्वियसली साल मुकम्मल हुआ है, ज़्यादातर हुकूमतें उसको कमेमोरेट करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। पहले फरवरी 8 को आप लोगों ने अखबारों में ऐड दिए साल के और अपनी सारी सक्सेस, उसके बाद फिर आपको 2 हफ्ते बाद ख्याल आया कि नहीं हुकूमत तो बाद में बनी थी, तो आज आप दोबारा सेलिब्रेट करें, ये कोई सेकंड थॉट है सर? दिस वाज नॉट अ सेलिब्रेशन जी, दिस ये तो अवाम के सामने, मीडिया के सामने, मीडिया के साथ ही मौके भी मौजूद थे, नशर भी हुआ, ये तो अवाम के सामने हम अपनी कारकर्दगी रख रहे थे जी। और ये एड्स छपे थे वो देखिए, वो भी नहीं, देखिए मुस्तकिल, ये एक मुस्तकिल सिलसिला है। अगर हम सामने कारकर्दगी पेश करें तो आप कहते हैं कि नुमाइश हो रही है, अगर ना करें तो कहते हैं कि ये तो अब आप कारकर्दगी के बारे में अपनी बताएं। तो हमने तो अपनी कारकर्दगी के बारे में बताना है और हम बता सकते हैं। डेट्स के ऊपर कंफ्यूज हो रही थी सर कि मतलब कि 1 फरवरी 8 को सेलिब्रेशन शुरू हुई, आज फिर होगी, तो मैं तो उस पॉइंट से आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड अबाउट द 2 डेट्स। प्रिंट में आ गया, आज इलेक्ट्रॉनिक में आ गया। आई थिंक इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है जी। बट आई थिंक इट वाज अ, मैं मौजूद था जी वहां पे, देखिए बड़ी क्रिस्प संजीदा सी जी। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने, पावर मिनिस्टर ने और आईटी मिनिस्टर ने प्रेजेंटेशंस आज दी जी। उसके अलावा बाकी रिमार्क्स प्राइम मिनिस्टर साहब के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारे कुछ सीनियर वज़रा,
ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब सब बोले थे। आई थिंक बड़े सिंकली उन्होंने अपनी कारकर्दगी और वे फॉरवर्ड सामने पेश किया, और आई थिंक एक अच्छा सिलसिला है, आगे भी इसी तरह ही हम अपनी कारकर्दगी हुकूमत अब आवाम के सामने रखते रहेंगे। बहुत तनकीद हो रही है जो काबीना बढ़ाई गई है, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया, जुबैर उमर साहब को हम इंटरव्यू कर रहे थे बिफोर दिस, तो उन्होंने भी कहा कि अगर क्या ज़रूरत है, जनरली सर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इतनी फाइनेंशियल हार्डशिप है, लोगों के लिए मसाइल है, आप लोग खुद हमें बार बार कहते हैं ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी, और फिर काबीना को इतना आप लोगों ने बढ़ा दिया। जी अरफा साहब, देखिए इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो देखिए मैं ये समझता हूँ, मैं हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी का भी हिस्सा हूँ जी। अब उसके अंदर हमने 2-3 वजारतें ख़त्म भी की हैं जी। मैं आपको एंटी नारकोटिक्स की वजारत हैज़ बीन मर्ज्ड इनटू इंटीरियर। सैफरॉन की एक वजारत होती थी स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स की, उसको कश्मीर अफेयर्स में मर्ज कर दी, और एक डिफंक्ट वजारत थी कैड के नाम से जो इस्लामाबाद के सीडीए के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होती थी, ये सारी खत्म हो गई हैं। मजीद अभी इंटीरियर में दे दिया आपने, सीडीए तो ऑलरेडी इंटीरियर में था, और जो कैड डिवीजन थी वो डिफंक्ट थी, एक शेल थी, उसको भी खत्म कर दिया। ये सिर्फ चंद मिसालें दी। अभी सिर्फ पहली 10 वजारतों के ऊपर राइट साइजिंग कमेटी ने फैसला किया। टोटल 43 डिवीजन है, इट्स क्वाइट साइजेबल, और उसको भी हम देखेंगे आगे किसी मजीद बेहतरी लाएं। मगर देखिए जो डिवीजन एग्जिस्ट करती हैं, ये हमने देखना है कि जिन डिवीजन्स का वाकईतन काम है, अहमियत है, वहाँ पे तो फिर बाकायदा फुल टाइम लोग होने चाहिए जो वो काम कर सकें। तो अभी आपने देखा पिछले 1 साल में माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही, बहुत चीज़ों में बेहतरी रही, जहाँ पे गुंजाइश है उसको मजीद बेहतर करेंगे। मगर ये ऑल्सो अगर अच्छी रही तो फिर क्या जरूरत है और लोगों को, आई मीन आई डोंट मीन टू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन योर बीइंग इन द कैबिनेट, बट इतनी अच्छी कारकर्दगी रही है तो क्या जरूरत है आप लोगों को 20 बंदे और आपने शामिल कर दिए। मैसेजिंग देखें ना आप उसकी। नहीं देखिए बात यह है अरफा साहबा कि वजारतें अभी भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 2-2, 3-3 पोर्टफोलियोज एक वजीर के पास थे। दिस वाज एक्चुअली अनयूजुअली स्मॉल, अनयूजुअली स्मॉल। नहीं मगर अरफा साहब दिस इज देखिए ये मेरे ख्याल से ये हम डिबेट करते हैं। आप मुझे बताइए आपके डॉन के ब्यूरोज हों तो आप ये तो नहीं कहते कि जो एक बंदा इस्लामाबाद संभाल रहा है उसको कहें लाहौर भी एडिशनल चार्ज लेके संभाल ले। प्रोगेटिव जरूर होता है, मगर मेरे ख्याल से द मेन थिंग इज कि वो वजारतें परफॉर्म करें। आप कहें कि वजारत परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, उस शख्स वो वजीर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, एंड आई थिंक दैट जस्टिफाइज द साइज ऑफ एनी कैबिनेट, स्मॉल और बिग। अब बाकी मेरे ख्याल से बाकी प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है। साथ ही हमारे देखिए इसमें पॉलिटिकल एलाइज भी हैं, अलायंसेस के अपने तकाजे भी होते हैं। मैं वो पूछने ही लगी थी क्योंकि बहुत तनकीद हुई है कि आप लोगों ने परवेज खटक साहब को काबीना का हिस्सा बनाया, आपके अपने एक जो मेंबर हैं इख्तियार वली साहब वो बहुत तनकीद करते रहे। अब लगता है कि उनको खामोश कर दिया गया क्योंकि 2 दिन शोर वोर डाल के अब वो गायब हो गए। खामोश तो नहीं चाहिए, हमारी जमात में एक वाइब्रेंट एक डिबेट और गुफ्तगू चलती रही है, और इख्तियार वली साहब हमारे धरीना कारकुन है, पार्टी के साथी हैं। और परवेज खटक साहब को क्या देंगे? मगर देखिए ये अभी पोर्टफोलियोज आर येट टू बी डिसाइडेड। परवेज खटक साहब आपके एलाय कब बने सर? देखिए अब ये आप जानते हैं कि पॉलिटिकल जो हमारी जो बुनियाद है इस हुकूमत की वो तो एक अलायंस है जिसमें पीपल्स पार्टी, IPP और PMLN शामिल हैं, और परवेज खटक साहब भी जी अब उस एज यू कैन सी उस अलायंस का एक हिस्सा है। यानी कि एक एंटी इमरान खान अलायंस। इफ यू डिसलाइक इमरान खान यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नो जी, दिस इज जस्ट एक पॉलिटिकल अलायंस है। उसका ये खैर वो एक अलग बात है कि मुल्क के खिलाफ जो भी दुश्मनी करे उसके खिलाफ तो हमने आवाज उठानी, बट वो एक अलग मामला है। आई डोंट थिंक दैट्स द रीजन, बट अलायंसेस के अपने तकाजे होते हैं जी। बट दैट डज नॉट मीन कि इख्तियार वली साहब जैसे हमारे जमात के दीगर और जो साथी हैं जो दिहाइयों से जमात के कारकुन हैं कि उनकी अहमियत में किसी भी हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज या कमी है, हरगिज भी नहीं है जी। हमारी जमात के असासे भी हैं और हमारे जमात के लिए अपनी अहमियत रखते हैं। साहब आपके एलाय बने कब? मैं तो सिर्फ आपसे टाइमलाइन मांग रही हूँ, कब बने सर एलाय? देखिए अब ये तो खैर लीडरशिप बेहतर जानती हूँ जी। आई एम नॉट प्रिवी टू द डायलॉग्स दैट हैव बीन हेल्ड विद हिम, बट ऑब्वियसली हिज इंडक्शन इनटू द कैबिनेट इंडिकेट्स दैट ही इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ द अलायंस। अच्छा सर ये बताएं कि ऑन चौधरी साहब की क्या एक्सपर्टीज है पार्लियामेंट कैबिनेट में आने की? मतलब कि सर कोई एक्सपर्ट आरफा साहब देखिए सर सवाल तो सुन लें। ठीक है कि वो आपकी सियासत है, आपकी सियासत के कुछ तकाजे होते हैं, बट सर एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मतलब कि मैं ये तो जानना चाहूंगी ना कि क्या एक्सपर्टीज है कि जो आप कह रहे हैं कि इतने पोर्टफोलियोज हैं, हमने मुल्क चलाना है, तो ये मुल्क चलाने में इनकी क्या एक्सपर्टीज है जो आप इनको काबीना में पोर्टफोलियो देंगे? देखिए कुछ तो अंदाजा होगा। अगेन देखिए मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द वेरियस पीपल। हर किसी के ऊपर देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोगेटिव है, ही इज द बेटर जज। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं, पहले ऑन चौधरी साहब के उनकी पिछली PDM की गवर्नमेंट की काबीना में भी आपको याद होगा ही वाज एन एडवाइजर।
on tourism, I believe at the time. I see. So That's I think, his expertise. जी, that is what he worked on at the time. तो आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब, देखिए हर शख्स को इसमें यकीनन कॉम्पिटेंस एंड बीइंग एबल टू डिलीवर इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मगर साथ ही साथ जो पॉलिटिकल अलायंस के तकाजे जिसमें ऑल एलाइज आर टेकन अलोंग, वो फैक्टर भी है जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है, आईपीपी भी शामिल है। इसी तरह आपने देखा खालिद मक्सी साहब इज नाउ इन द कैबिनेट। तो आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये पोर्टफोलियोज अनाउंस होंगे, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए और ये देखते हुए कि कहाँ पे कौन सा शख्स बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसी तरह बिजनेस एलोकेट करेंगे। सर वेरी क्विकली वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। पिछले दिनों में एक ऑपोजिशन का यहाँ सेमिनार हुआ इस्लामाबाद में, उनको होटल पहले नहीं मिला, वेन्यू नहीं मिला, फिर वेन्यू मिला तो दूसरे दिन बंद कर दिया गया। इतने हुकूमत हम समझे। देखिए इसके ऊपर मेरे ख्याल से आरफा साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी शायद कोई बात की थी, तो उन्होंने तो बल्कि मेरे ख्याल से जहाँ तक कहा था कि जो बिचाए सौ के वो बताएं जगह कहाँ पे उनको चाहिए। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ जी, ऑपोजिशन जहाँ पे भी देखिए रोजाना डिस्टर्ब करके उमर अयूब साहब ऑपोजिशन लीडर का इस्तेहकाक इस्तेमाल करके बाकी हाउस के बिजनेस को डिस्टर्ब करके वो रोजाना तकरीर करते हैं, कभी प्रेस टॉक करते हैं। बिल्कुल अपना शौक पूरा करें जी, हमें उससे कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोई कंस्ट्रक्टिव बात आती है अपोजिशन की तरफ से तो बिल्कुल हम उसको ऑन बोर्ड भी लेंगे, मगर हमें इससे कोई नहीं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने नहीं होटल मैनेजमेंट्स को कहा कि इनको मत करने दे सकते? मेरे में कोई ऐसी बात नहीं जी, एंड आई थिंक दिस इज आल्सो व्हाट द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो मतलब कि तो फिर सर ये आपको फिक्र नहीं है कि आपकी हुकूमत के होते हुए शहर में कोई जाके होटल्स को कह देता है कि इनको आप यहाँ ना होस्ट करने दें, वो करने दें, एंड यू आर नॉट वरीड कि ये कौन कर रहा है? नहीं जी, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि आई मीन आई वुड आल्सो नॉट वांट कि बिला वजह की इस तरह की चीज को अहमियत मिले। जो बात करना चाहता है अपना शौक पूरा करे जी, बिल्कुल। अगर कोई नहीं करना चाह रहा और आप कह रहे हैं हमने मना नहीं किया मगर उनको होटल बंद कर दिया, उनको अंदर नहीं घुसने दिया, उनको मतलब कि दीवारें फलांगनी पड़ी, तो हुकूमत को ये फिक्र नहीं है कि आपकी रिट आपके बिहाफ पे कौन एक्सरसाइज करे? नहीं देखिए बिल्कुल आई एम श्योर इसको देखा जाएगा कि कौन अगर कोई ऐसी चीज़ है तो यकीनन उसको देखा जाएगा। मगर ओवर आर्चिंग पॉइंट यही है जी कि अपोजिशन पहले भी अपनी बातें करती आई है, कभी घरों में अपने इजलास करके घर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कभी असेंबली के फ्लोर पे, कभी पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए, कभी सेमिनार्स में। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है कि बात नहीं करने दी जा रही, बात तो सारी मर्जी से बिल्कुल कर रहे हैं। अगर उस दिन ऐसा कोई वाकया हुआ तो चले आइंदा पहले भी बात करते हैं, आगे भी बात करते आएंगे। और अगर मेरे इल्म में नहीं है कि हुकूमत ने 3 वेन्यूज उनसे लिए गए वापस, पता नहीं जी, मेरे आप बताए नो मैं आपको बता रहा हूँ। मगर आगे बिल्कुल जी मैं आपसे एक बुनियादी बात यह है कि अपोजिशन अपना शौक पूरा करे, पहले भी करती है। उमर अयूब साहब आप हाउस के अंदर कौमी असेंबली नहीं, शाहिद अब्बासी साहब ने नहीं आप बार उमर अयूब पे बात जा रहे हैं सर, ये तो शाहिद अब्बासी साहब ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था ना। नहीं मगर उसमें दीगर जो फरीकैन शामिल थे उसमें क्या उमर अयूब साहब नहीं है? क्या उसमें जमीयत उलमा इस्लाम ऑर्गेनाइजर्स की मैं बात कर रही हूँ ना कि ये इल्जाम जो आया ये तो ऑर्गेनाइजर की वजह से आया ना। अगर हुकूमत ने रोकना हो अपोजिशन को बोलने से तो फिर ये रोजाना जो हमसे ज्यादा बोल रहे होते हैं फिर ये ना बोल रहे हो, देखिए ना बोल रहे होते हैं ना। बड़ा दिल है सर आप। नहीं बात मैं तो आपकी जिस इंटेंट को आप क्वेश्चन कर रही हैं कि बोलने नहीं देना चाहते, स्पीकर साहब रोजाना आके वही तकरीर आके झाड़ते हैं, ना वो देखते हैं कि पब्लिक इश्यूज कौन से हैं जो डिस्कस होने चाहिए, ना वो देखते हैं कॉलिंग अटेंशन नोटिस कौन से हैं, हाउस का एक्चुअल बिजनेस कौन सा। वो रोजाना आके कहते हैं एक हमारा मुजरिम है जी इसको रिहा कर दें, उसके लिए मुल्क का सत्यानाश हो जाए, मगर हमारे इमरान खान को रिहा कर दें, हमें बड़ा प्यारा है। वो शौक रोजाना पूरा करें जी, बिल्कुल करें, मगर हम अपनी हुकूमत का काम जारी रखेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन बस इतना ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।